बीच में यहां पर उद्यमियों ने, कृषकों ने, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर ने जो यहां पर उन्हें ऋण वितरित किए गए वह लगभग वह 9,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। और ये अगर आप इस वित्तीय वर्ष में देखेंगे इसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है और इसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे आज के इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनमें मुख्य रूप से प्रदेश के अंदर एक बड़ा भाग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उस धनराशि खर्च होगी जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में है। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है और उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी यहां पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहां पर आज हुई है। प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए अन्नदाता किसानों के बारे में जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी बात की थी, इसे निजी नलकूप से जुड़े हुए जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उन्हें हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। बुंदेलखंड में भारत सरकार और जर्मनी की सरकार की सहायता से एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए भी यहां पर प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान करने का कार्य किया गया है। प्रदेश के अंदर अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और फिर अयोध्या की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगर निकायों को, खासतौर पर जो हमारे 17 नगर निगम हैं, इस नगर निगम को भी उन्हीं तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए जिससे हम लोग प्रदेश में नेट जीरो की तरफ जा सके। हमारे शहर, आपने देखा होगा पिछली बार हम लोगों ने जब 2017 में आए थे तो कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी उन्हें एलईडी स्ट्रीट लाइट में हम लोगों ने ईएसएसएल के साथ मिलकर के बदला था। आज आप देखते होंगे कि इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था प्रदेश के अंदर। एक सभी सिटी आज जितने हमारे नगर निकाय हैं उनमें स्ट्रीट लाइट दर्शनीय भी है और साथ साथ वहां पर बिजली भी कम खर्च होती है और जितनी भी सोलर लाइट बदली गई, जितनी भी वहां पर स्ट्रीट लाइट बदली गई थी उस स्ट्रीट लाइट पे शासन को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था। वो सारा पैसा भारत सरकार की संस्था ईएसएल ने मिलकर के उस पैसे को वहां पर जितनी भी वहां पे हेलोजन लाइट थी, अन्य स्ट्रीट लाइट थी, उसे बदल करके एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में उसे बदला था। बदले में उसने एक एमओयू किया था कि अगले 7 वर्ष तक हम इसकी रखरखाव करेंगे और जो विद्युत की बचत होगी उसी में से वह अपना पैसा भी लेंगे। ये एक मॉडल यहां पे लागू किया गया था, आज जो प्रदेश के अंदर जारी है। सोलर सिटी हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जो आज दुनिया के अंदर नेट जीरो की बात की जा रही है, इस दिशा में आगे बढ़ाने की एक शुरुआत अयोध्या से सोलर सिटी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे
2 आंशिक थे और 2 वाराणसी और गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ, ये यहां पर पूरी तरह यहां पर क्रियाशील थे। आज हम 9 एयरपोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील कर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। 3 एयरपोर्ट वर्तमान में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं। 9 अन्य एयरपोर्ट यहां पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे, और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है और उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी इस बजट में इसका प्रस्ताव यहां पे प्रस्ताव किया गया है। और प्रदेश के अंदर परिवहन निगम का बेड़ा, आप हम सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा था, बड़े पैमाने पर प्रदेश के कामगार और श्रमिक अपने राज्य के लिए आने के लिए मजबूर हुए थे। उस समय परिवहन निगम की बसेज के माध्यम से ही हमें उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हमें मदद मिली थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 22-23 में 200 करोड़ रुपए नई बसेज के क्रय के लिए व्यवस्था परिवहन निगम के लिए की थी। 23-24 में परिवहन निगम की 1000 नई बसेज के लिए भी बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम के बस स्टैंड के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और प्रदेश ने जो अपनी ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। प्रदेश के अंदर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों को ब्रिजेज के निर्माण के लिए, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उनके अनुरक्षण के लिए 6,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रदेश के अंदर अन्य ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों के निर्माण के लिए भी 1525 करोड़, रेलवे उपरिगामी सेतु के लिए 1700 करोड़ रुपए और अन्य सेतुओं के निर्माण के लिए भी 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2588 करोड़, प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 2538 करोड़, प्रमुख धर्मस्थलों पर जाने वाले सड़कों के मार्गों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए, राज्य सड़क निधि से अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपए, औद्योगिक और जो हमारे लॉजिस्टिक पार्क हैं उनको 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसमें एक नया मत उसमें जोड़ा गया है कि गन्ना विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी सड़कें थी, अब पीडब्ल्यूडी उनका अनुरक्षण करेगा और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी बजट में आज की गई है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति आज घोषित की गई है, वह है मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह कार्रवाई प्रदेश के अंदर यहां पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था आज इस बजट में की गई है, जिसके लिए इस बजट में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1200 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर जो सिक यूनिट हमारी हैं, खासतौर पर कताई मिल्स हैं, स्टेट यार्न यूनिट हैं, स्टेट स्पिनिंग जो मिल्स हैं, राज्य वस्त्र निगम से जुड़ी हुई जो मिल्स हैं, जो
एक प्रकार से बंदी के कगार पर हैं, उन सभी को हम नए औद्योगिक क्लस्टर वहां पे विकसित कर सकें, नई औद्योगिक इकाइयों को विकसित कर सकें, इसके लिए एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। और इसमें हम वहां पर जो कर्मचारी पहले से वहां पे कार्यरत हैं उनके देय भुगतान के बारे में भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए जो व्यवस्था की थी 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, जिसके तहत 20 लाख युवाओं को हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। इस बार के इस बजट में हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है, जो उत्तर प्रदेश के यूथ को प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन, ये स्नातक और प्रास्नातक युवाओं को इस सुविधा हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं और अगले 5 वर्ष में कुल 2 करोड़ युवा को हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मैं निजी क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में निवेश, उसमें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी 500 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी इसमें 275 करोड़ रुपए का प्रावधान है और भारत सरकार की विशेष सहायता प्राप्त योजनाओं के वित्तीय में, जिसमें जनपद स्तर पर यूनिटी मॉल की स्थापना होनी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके डिस्प्ले के लिए यूनिटी मॉल बनेंगे, उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण, टूल किट उपलब्ध कराना, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। तो प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रावधान किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17-18 में प्रदेश में हमारा जो कुल निर्यात होता था वह मात्र 86 से 88,000 करोड़ रुपए के बीच में था। आज वह बढ़कर के लगभग 1,60,000 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एक नई योजना इसमें हमने चलाई है। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उद्यमी हैं या जो वहां कारीगर हैं, उनको सुरक्षा बीमा का कोई कवर नहीं था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हम इस बार उसको लागू कर रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। अगर किसी आपदा के कारण, किसी दुर्घटना के कारण उस उद्यमी की, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले किसी उद्यमी की, किसी कारीगर की, किसी हस्तशिल्पी की दुर्भाग्य से मौत होती है तो 5 लाख रुपए की बीमा कवर उसे देने का कार्य किया जाएगा और इसको लेकर के हम लोगों ने कार्य पर इसमें बजट में उसका प्रावधान किया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए भी प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान किया गया, इसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अंदर नई स्टार्टअप नीति के बारे में, आईटी सेक्टर में इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप सीड कैपिटल के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रदेश के अमरोहा, बागपत, अमेठी, संबल, हापुड़ जनपदों में और वाराणसी और चंदौली में भी हम लोगों ने जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमता विकास केंद्र की स्थापना के लिए भी इसमें बजट का प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर यह वर्ष हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है। जो मोटा अनाज है, श्री अन्न के रूप में जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने एक नया संबोधन दिया है। सुपर फूड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने अपने यहां पर जीआईएस के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस रूप में एक नामकरण भी दिया था। प्रदेश के अंदर मिलेट वर्ष के अंतर्गत मिलेट पुनरुद्धार योजना के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस वर्ष हम लोग नए 5 विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान खोलने जा रहे हैं।
जिनमें कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी है। 3 अन्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय जिन कमिश्नरी में अब तक कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, खासतौर पर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर, और मुरादाबाद, ये 3 कमिश्नरी हमारी थी जहां पे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं था। वहां पर यह व्यवस्था की जा रही है और कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ प्रस्तावित किया गया है। और प्रदेश के अंदर फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में जो अपार संभावना है, इसके लिए भी एक विश्वविद्यालय के समकक्ष इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए भी बजट में उसका प्रावधान प्रदेश के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ध्यान दिया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए। अगर आप देखेंगे 2017 से ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी ला करके मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त करके किसानों से सीधे क्रय करना प्रारंभ किया। धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, मकई का, ये सभी चीजें हम किए और बीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे दिए। प्रदेश के अंदर 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पिछले 6 वर्ष के अंदर भुगतान भी कर चुके हैं। चीनी मिलें जो बंद हो रही थी वो फिर से चलनी प्रारंभ हुई हैं और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने इसको चलाया है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर पिछले 6 वर्ष में 3% से अधिक बढ़ी है, लेकिन इसे डबल डिजिट में ले जाना है। उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। एफपीओस के गठन के साथ साथ एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ साथ यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र